बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुबीन अमजद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं चलतन लाइव। आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं उससे, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आजकल ज़रा एहतियात करने का भी कहा जा रहा है। जो कोरोना SOPs हैं उन पर अमल करने का भी कहा जा रहा है, क्योंकि रमज़ान शरीफ आगे आ रहा है। रमज़ान शरीफ के अंदर हमें मामलात को बेहतर बनाना है, हमारी जो इबादतें हैं हमने उनको बहाल करना है, मस्जिदों में रौनकें लगानी है और इंशाअल्लाह हमने SOPs का ख्याल रखना है। पहली हमारी तरजीह यही होती है कि हम आपके साथ भी SOPs का जो मामला है उसको शेयर करें कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर अंदाज में जो है लोगों के सामने लेके आएँ। आप किसी से हाथ ना मिलाएं, बहुत अच्छी बात है। क्यों, मुसाफा करना इस्लाम में जायज़ है, लेकिन जहाँ पर सेहत और ज़िंदगी का मामला हो, ज़िंदगियाँ बचाने का मामला हो, तो वहाँ पर हमें मुसाफे से जो है परहेज़ करना चाहिए। गले मिलने से परहेज़ करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो शादी ब्याह का मामला हो, फंक्शन का मामला हो, किसी की खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए तो लोग गले मिलते हैं, इज़हार अफसोस करते हैं या इज़हार खुशी करते हैं। तो वो हमें ये चाहिए कि हम पाकिस्तान को बचाएं, अपने मुस्तकबिल को बचाएं, अपनी नस्लों को बचाएं, लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस पैदा करें। यह आज का लेसन है कि हमें कोरोना के ख़िलाफ़ अपनी जंग जो है वो इस तरह से लड़नी है कि हम एहतियात बरतें। आज हमारा जो मौजू है वो है सियासत। आप सोच रहे होंगे कि जी हमारा तो सियासी पहला शो है, ये सियासत पे हम बात नहीं करते। जी हाँ, आज के हमारे मेहमान ही ऐसे हैं जिनसे हम सियासत पर गुफ्तगू करेंगे, जिनसे हम उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा एक ऐसे इदारे से जुड़ा है जिससे हमें हर पाकिस्तानी को मोहब्बत है। मैं यकीनन अफवाज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमारे स्टूडियोज़ में ये लाइट्स आप देख रहे हैं, उनकी जो खूबसूरती ज़्यादा हुई है और लाइट्स ज़्यादा बढ़ गई हैं, वो है हमारे मेहमान की वजह। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सर, वार्म वेलकम टू स्टूडियो सर। थैंक यू मुबीन। ये खास तौर पे आपने लाइटों की बात की तो मुझे आई एम इनकरेज्ड फ्रैंकली। नहीं सर, ये हकीकत बात भी है कि हमारा जो हम आपको एज एनर्जी बूस्टर लेते हैं सर, क्योंकि जब हम आपको देखते हैं, आप माशाल्लाह इस एज में जब जिम जा रहे होते हैं और जब आप वो कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, तो हमें फिर होता है कि यार हमारे पेट क्यों बढ़ गए हैं, हमारा वो क्यों है। सारी दुनिया अगर धोखा दे रही है आपको तो मैं क्यों ना दूं आपको भी। सर, कैसा चल रहा है जो मामला है, माहौल, इस माहौल में लाइफ कैसी जा रही है? देखिए, एक तो जुर्म आगे ही जो है ना बड़ा वो तकलीफ दे प्रोसेस है जिसकी आप बात कर रहे हैं। लाइफ में आप अगर आम आदमी से या पाकिस्तानी से बात करें, पढ़ा लिखा हो, आम आदमी हो, सबको एक ही तकलीफ है। एक हिजान अंगेज हालात हैं यहाँ पर। कोई ज़हनी तौर पर मुतमईन होना तो बड़ी दूर की बात है। कोई इतने सेटल्ड सिस्टम आपको नज़र नहीं आ रहा है, चाहे वो मुल्की हालात हों, मुल्क के अंदर के हों, मुल्क के इर्द गिर्द हों, आपकी इकॉनमी की हालत हो, आपकी जो सियासत है जो जिस मुल्क को लीड करती है उसकी आप देख लीजिए हालत। जो सोच है हमारी और जो हमारा लहजे हैं और जो हमारे अल्फाज हैं उनमें तलखी के अलावा जो गिरावट आई है वो द ईयर्स, मैं समझता हूँ कि हम अपनी आज की नस्ल को, अगली नस्लों को हम मेरा ख्याल ख़राब कर रहे हैं ज़्यादा इससे। सर, ये जो आपने कहा कि गिरावट आई है हमारे रवैयों के अंदर, सर ये बहुत बड़ा महंगाई का हाथ भी होता है। जब चीज़ें महंगी हो रही होती हैं, मामलात उस तरह से अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रहे होते, तो लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं। इसका भी कोई इससे जो है रिश्ता है सर? जी डेफिनेटली। देखिए, ओवरऑल लाइफ जैसे आपको ट्रीट करती है, आपके रिएक्शन और एटीट्यूड उसी से डेवलप होते हैं आपके। अगर आप लाइफ में कंफर्टेबल हैं तो आपको तलखी आपके लहजे में नहीं होगी। अगर लाइफ में कंफर्टेबल हैं किसी वजह से भी, तो आप चेहरा भी आपका, बात भी आपकी, लहजे भी आपके तल्ख भी होंगे, अल्फाज का चुनाव भी शायद इतना बेहतर ना हो। लेकिन ये काम आदमी के लिए तो ये किसी हद तक आपको समझ आती है। लेकिन जब आप लीडरशिप की बात करते हैं ना, जो भी शख्स किसी भी रोल में, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में लीडरशिप रोल पे जाना चाहता है, उसको तो फिर सोच उसकी मुख्तलिफ होनी चाहिए, उसके अल्फाज लहजे तक होनी चाहिए। ये तो एक स्पेसिफिक लोगों के लिए हम कह सकते हैं सर, लीडरशिप के लिए जिन लोगों को लोग फॉलो करते हैं। आम आवाम के लिए जो आवाम जो है सर, अब देखें बाहर रोड पे आप चल रहे हैं, कोई गाड़ी को आपको लगा जाता है, कोई मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, कोई ट्रेले वाला, तो उसका रवैया आपसे ज़्यादा तल्ख होता है कई दफ़ा। तो ये पता नहीं किस मुसीबत में जा रहा बेचारा, क्या ज़हनी सोच उसकी क्या है। फिर एक हमने जो अपना
सोच का महवर है ना, वो आहिस्ता 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 शिफ्ट करके, ये नहीं कि भाई पुराने ज़माने में सारे लोग रूहानियत की तरफ थे या मादियत किसी न किसी स्टेज में इंसान की गुजारत लगी हुई है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने जो अपना फोकस है इस तरफ ले आए हैं कि मादियत मतलब ज़्यादा होती है, उस तरफ जब जाते हैं आपको तो फिर आप सोच ऐसी, और आपकी बात सही है, आपके खुदा खास तक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, होते रहते हैं। अब बच्चों को देखते मोटरसाइकिल में निकलते हुए मैं थोड़ा दुआई करते रहता हूँ, या अल्लाह बच्चों को खैरियत से घर पहुँचा दो, जो उनको तकलीफ पता नहीं क्यों जल्दी है उनको। ठीक है सर, कई लोग जो वन व्हीलिंग करते जा रहे हैं उनके बारे में अक्सर हमने देखा है, राय ली है जब लोगों की, तो वो कहते हैं जी हम इन लोगों के लिए दुआ कम करते हैं, और हम इनको कहते हैं कि यार मतलब वो एक अजीब सी वो बात निकलती है, खुदा न खास्ता उसको लोग कई दफ़ा कहते हैं कि मैं तो इन्हों कहना कि मरे जाए, यानी ये भी लोगों का ये भी एक रवैया है सर, ये गलत है। देखिए वो बच्चे, देखो हम सब इस दौर से गुजरे हैं जी सर, हम भी लड़कपन में थे, बचपन लड़कपन जवानी, और अपने जो वक़्त की शरारतों का रवाज था शायद उससे ज़्यादा शरारती थे। मोटरसाइकिल हमने भी चलाए, गिरे, उससे चोटें लगी। बचपन में क्या शरारत ज़्यादा करते थे? वो अब चैप्टर रहने दे, मेरे पोते पोतियाँ नवासियाँ चले, हो सकता है वो नसीहत ही हो उनके लिए। नहीं, उनको पता मैं गप लगाते रहता हूँ, मैं जॉब से कर, लेकिन इन बच्चों को बाकी सब ठीक है, मुझे सिर्फ एक इन बच्चों पे एतराज़ होता है कि आपको जल्दी किस चीज़ की है। ठीक है बस, और आप थोड़ा तहम्मुल से काम लें, अब जो मर्जी करना है करें, आपको जब थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक सर। अच्छा सर, इससे हट के कि आपकी सर लाइफ जो आजकल है, एक आपने बड़ा हिस्सा वजह पाकिस्तान के साथ गुजारा, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? मैंने जी कहते हैं फौजी की लाइफ जो है बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाती है, बाद में वैसे ही चलता है। एक इंतहाई एक्टिव लाइफ से बड़ी एफर्ट करके अपने आप को मैं एक इंतहाई लेजी स्टेट में लेके आया और मुझे इससे बड़ी खुशी होती है एक्चुअली। कोई पीरियड टाइम आप जब इतनी हेक्टिक लाइफ गुजारते हैं और इतनी जो जिम्मेदारी उस लेके आप कंधों पे चलते हैं, लोगों को तो हमारे कंधों पे बैजेस नज़र आते हैं, जर्नली नज़र आती है, लेकिन कभी आप किसी जर्नल के या किसी सीनियर अफसर के जहन में घुसकर देखें जिस प्रेशर के तो रहता है, जितना बड़ा होता है उतना प्रेशर ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम का। तो एक दफ़ा ये बच्चियाँ आई हमारे पास, यहाँ लाहौर में जोशी था, ये ग्रेड 17 की जो प्रोबेशनर्स थे, तो सवाल जवाब में पढ़ गए, उन्होंने कहा खा गया आप सारा कुछ। मैंने कहा ठीक। उन्होंने मुझसे कहा आपको इतना बड़ा घर दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, आपका क्या काम है? मैंने कहा मेरा कोई फिजिकल काम नहीं है। तो फिर मैंने कहा मेरी सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि मेरे अंडर कमांड 20,000 के करीब जवान है, इनको मैंने तैयार करना है कि जब मैं हुक्म दूंगा तो इन्होंने बगैर किसी झिझक के मेरे हुक्म की तामील करनी है लड़ाई में। मुझे भी पता है कि जो ये जंग में जाएंगे में से कुछ शहीद हो जाएंगे, कुछ जख्मी हो जाएंगे, उनको भी पता ये होगा। मैंने उनको तैयार करना है, उन्होंने तैयार होना है, मैंने हुक्म देना है, उन्होंने हुक्म मानना है। आप कभी शख्स की जहन पे अंदाजा कर सकते हैं क्या हो जाए कि जब वो देखता है कि 15 से 20,000 को मैंने हुक्म देना है तो आगे ले जाए, उनपे से कुछ नहीं वापस आएंगे। वो खानदान है इसमें, मैं उनका एक कदम का सरबराह हूँ, ये बोझ लेके चलना आसान नहीं है। मैंने कहा ये मैंने फैसला करना है, ये काम है मेरा, आप में से कौन ये जिम्मेदारी ले सकते हैं, आसान नहीं है, ये टफ लाइफ है। और पाकिस्तान की इसलिए भी ज़्यादा टफ है कि आपको जिन हालात से आज दो चार हैं, जो हमारे फौज में नौजवान हैं, ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, जवान हैं, इससे पहले भी जो रहे तो चैलेंजेस रहे, और पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो हालात, मरूजी हालात ऐसे हैं जहाँ पे एक प्राइमेसी रही है फ़ौज को जी, उसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं। सर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आप क्या देख रहे हैं? अगर सियासी हालात देखें तो सियासी जो ऊंट है जिस करवट बैठा है, उसने पकड़ के तमाम जो स्टेट के ऊंट को उसने चेंज कर दिया, उसकी करवट चेंज कर दी है कि सियासत के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है। पीडीएम का आना, पीडीएम का कोलैप्स कर जाना, पीपल्स पार्टी को जो है वो सेनेट के अंदर लेके आना, अब अपोजिशन लीडर भी बन चुके हैं गिलानी साहब। तो कहा यह जा रहा है कि ये सारा जरदारी गुरु का काम है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि सियासत में इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो किस तरह से मतलब ये देखते हैं आप? देखिए आज की जो सियासत है या जमहूरियत है, जो भी आइडियल्स तो ख़त्म हो गए हैं, कोई आपकी फ़िलासफ़ी है नहीं, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कोई नहीं है, कोई बड़ी सोच कार फरमा नहीं है, वो ख़त्म होगी साथ।
ठीक सर। ये तो कहते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के बाद ये खत्म हो गया था, आप क्या समझते वहाँ पर भी उसका भी देखिए बड़ी लिमिटेड थी जो बात थी, फिलोसफी, पोलिटिकल फिलोसफी उस वक्त जो लेफ्ट एंड राइट की चली जी। उसके बाद उसी को भुट्टो की कामयाबी भी उसी को कहा जाता है। इलेक्शन तो जीत गए लेकिन आकर लेके नहीं चल सकते, उनका अपना जो जहन था। बहरहाल वो बात आज की तो आप देख रहे हैं हमारी जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद किस मकसद के लिए है, चाहे वो हुकूमती पार्टी है चाहे हमारी अपोजिशन पीडीएम, किस मकसद के लिए है? क्या इस सारी जद्दोजहद जो उन्होंने की है इसमें पाकिस्तान कहीं फिक्र होता है? अगर आप लोग और से देखिए इस जद्दोजहद के नतीजे में जो सो कॉल्ड पीडीएम ने की है, तमाम अनासर जिसमें शामिल थे, जो इसके साथ थे या इसके मुखालिफ थे, किसी भी तरह से जो भी स्टेक होल्डर थे उसमें, तमाम जख्मी निकले। कहते हैं मौलाना ज्यादा जख्मी हुए हैं, मौलाना, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौलाना ने सबको जख्मी किया। मौलाना देखिए जी, जब आप, मैं कह रहा हूँ जब आपका वाज़े मकासद पाकिस्तान नहीं है, आपके मकासद अपने बहुत लिमिटेड हैं, बहुत छोटा सा दायरा है जिसके अंदर वो तो कहते हैं 50 साल से हम करीब पाकिस्तान के लिए रहे, मेरे वालिद और सारा हम तो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं सारी खिदमत। बताइए पाकिस्तान के लिए क्या है? नहीं, वो कहते हैं कि हम देखें जिहादी हमसे बड़ा कोई नहीं है, मौलवी हमसे बड़ा कोई नहीं है, पाकिस्तान का मुहिब वतन हमसे बड़ा कोई नहीं है। मुहिब वतन सब कुछ आप छोड़ दें, पाकिस्तान के लिए क्या किया? आप इन सबसे बैठ के बात कर लें, तो हम लीडरशिप से बैठ के बात करें, बताइए पाकिस्तान के 1 2 3 4 मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया? पहले 4 निकाल। आप ये बताइए पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं भाई? पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं? विद इन पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं? आउटसाइड इश्यूज क्या हैं? क्या इनमें से किसी लीडर ने खड़े होकर जो पिछले 6 माह से 8 में से देख रहे हैं मुत्तहिद इत्तेहाद की बात की? क्या किसी ने बताया कि पाकिस्तान में हमने हर जिस चीज़ पर भी हम तकसीम हो सकते थे, हमने ना सिर्फ वो तकसीम किया है बल्कि जो दरार थी उसको और वाज़े करने की कोशिश की, हमने उसको बढ़ाने की कोशिश की। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हिस्सा डाला, सब ने हिस्सा डाला इसमें। प्लीज़, इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ा सुनहरी मौका था, इमरान खान साहब के पास। उनको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, ये वो ग्रोथ था पाकिस्तान की यूथ का, या जो पहले सियासत से दूर रहते थे, बिल्कुल वाई सियासत, ये बड़ा कारनामा है उनका। उनकी तवक्को भी यही थी कि भाई हम आए तो बड़ी सोच जिसमें होगी, बड़ी सोच में एहतसाब, बहरहाल फाइन ठीक है, वो तो एहतसाब सर हो रहा है, वो में करने एहतसाब ठीक है, उसको आप ठीक तो करें, कोई काम ठीक। एहतसाब भी एहतसाबी तरीके से नहीं हो रहा सर, ये भी बड़ा। देखिए जी, बदकिस्मती ये है कि हमने जो निज़ाम इस वक्त आपको वज़ा किया है ना अपने मुल्क के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने आइन को वो शक्ल दे दी है कि जिसमें जिसकी ताकत है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो तो आइन की रूह से अपने मफादात हासिल करता है। ठीक सर। वो कानून की रूह से अपने मफादात हासिल करता रहेगा, वरना आइन का तो मकसद है कि ये जो 22 करोड़ अवाम है इनको हुकूमत से बचा के रखना, इनके मफादात की प्रोटेक्ट करना, ठीक, इनकी निगहदाश्त करना, इससे वो कर ही नहीं सकता। आपने कभी गौर किया जो पार्टी लीडर है वो कितना बड़ा डिक्टेटर है पाकिस्तान में? बिल्कुल है। वो टिकट वो देगा, फैसले वो करेगा, इलेक्शन हो जाएगा, एमएनए आके बैठ जाएगा, ठीक सर। वो जब तक कायदे मोहतरम की हानि होगी वो हानि करेगा, ठीक सर। कायदे मोहतरम ने ना कर दिया वो ना करेंगे। जी सर। तो अगर ये हालत आपके है तो असम्बली जो मेरे मुल्क की एक इज्तिमाई दानिश होनी चाहिए थी, और होनी है भी है, उसको तो अगर आज़ाद कर दें तो शायद हम काम करने, वो आज़ाद नहीं है वो। अगर आज आप देखिए पीटीआई तो इमरान खान साहब, नून लीग तो नवाज शरीफ साहब, पीस पार्टी तो जरदारी साहब, दूसरे मौलाना साहब, ये 4 लोग हैं जी। आपके पूरे मुल्क की सियासत इन 4 लोगों पर घूमती। बिल्कुल ऐसे ही। इनमें से 3 एक दफ़ा इकट्ठे होने की कोशिश की, एक उनके खिलाफ था। ये 3 पहले असम्बली के अंदर थे, इमरान खान साहब बाहर थे, अब ये असम्बली से बाहर है, इमरान साहब अंदर है। तो हासिल क्या, किसने क्या हासिल किया? पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? सर ये मैंने यही बात पूछी थी जो बिलावल के हवाले से, लतीफ़ खोसा साहब से मैंने पूछा कि आप इतने बड़े मतलब आदमी हैं, आपका एक अपना प्रोफाइल है, आप बिलावल को तमाम लोग, कायरा साहब, आप या चौरी मंजूर, ये जितने बड़े लोग हैं, बिलावल को वो क्यों आप इतना आगे लेके आते हैं? आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप इस काबिल नहीं समझते खुद को कि आप आगे आ सकें। तो उन्होंने कहा नहीं जी, जिस खान वादे का वो चश्मो चराग है हमारे लिए वो बहुत है। यानी ये क्राइटेरिया है आपकी पार्टी के सरबराह होने का सर, वो जो आपने निशानदेही की है। 4 लोग हैं, बिल्कुल ऐसे सर।
पाकिस्तान के हालात 4 लोग कंट्रोल कर। सर अभी मुलाकात हुई है, बिलावल साहब आए हैं सिराजुल हक साहब की वालदा की जो वफ़ात के ऊपर दुआ के लिए, तो आपको क्या लगता है कि ये सिराजुल हक साहब भी कहीं अब 5वें बनने जा रहे हैं, या वो अहमियत नहीं मिलेगी जमात इस्लामी को? जमात इस्लामी का अलमिया यही है कि सोच अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत कमियां हैं उनकी। हालांकि सबसे ज़्यादा सर अगर देखा जाए पाकिस्तान में या बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो रगड़ा मिला है वो जमात इस्लामी को मिला है। नॉट ओनली दैट, ये सबसे बेहतर ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जमहूरी अगर कोई पार्टी आपकी है तो जमात इस्लामी है, जिसको जमहूरियत आप कहते हैं। फेल क्यों हुई सर? बाइकआउट जो किया 2008 में, उस वजह से लोग कहते हैं कि इसने फेल हो गई। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आइडियल्स की नहीं है ना, और जमात इस्लामी हमेशा से ही मफादात की है, कंफ्यूज ही रही है कि क्या वो मज़हब को लेके आगे जाएं या क्या वो आम आदमी को लेके आगे कोशिश करें, आम सियासत को। तो दोनों का जो मिलाप हो सकता था वो नहीं कर सके, जो कर सके जिन्होंने एक चीज़ को आगे लेके चढ़े वो आगे। लेकिन जमात इस्लामी को क्रेडिट जरूर दें, उन्होंने अपना क्राउड जो है उनका जो है, उनकी जो मैन पावर है जो कह लें, उन्होंने कभी उसको जथेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, वो थ्रेट कभी नहीं इस्तेमाल किया। और जमात इस्लामी आज देख लीजिए बांग्लादेश में, मतलब मैं तो 71 में रहा हूँ, हमारे साथ उनका बड़ा साथ दिया उन्होंने। आज भी अगर बांग्लादेश में कोई आवाज़ उठा रहा है बड़ी, और आज मोदी के खिलाफ देखिए उन्होंने 4 बंदे शहीद करवा लिए कल चिटागोंग में जी। ऐसी है सर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को, चूँकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यंगस्टर्स ने बल्कि बहुत सारे लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले उनकी आवाज़ के ऊपर। अब सर आए दिन हम सुनते हैं गैस महंगी, आटा महंगा, बिजली, हर चीज़ के अंदर महंगाई का एक बड़ा तूफान आ जाता है। अब फिर पिछले दिनों 1.5 रुपये बिजली महंगी कर दी गई, चीनी के रेट्स देख लें आप, हर चीज़। अब एक सबसे जो हम कहते थे सबसे सस्ती प्रोटीन जो है वो मुर्गी थी, मुर्गी और अंडा था। अब अंडा हमारा पूरा सीज़न जो है वो 15-20 रुपये से कम नहीं मिला। सबसे सस्ती प्रोटीन हमारी वो भी महंगी कर दी गई। उसमें भी पता नहीं अब प्रोटीन उस तरह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी कहते हैं कि जी वो बड़ी अच्छी है। लेकिन सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उनके कंधों पर जो बोझ है, आप क्या समझते हैं कि वो उनको महंगाई पर कंट्रोल कर नहीं पाए वो, या वो उन लोगों के जो मशीर हैं उनके हथे चढ़ गए हैं? देखिए कोई किसी के हथे नहीं चढ़ता। ठीक सर, अपने फैसले होते हैं। आपने मतलब उनको किसी ने ज़बरदस्ती कहा था जी कि मशीर आप चुन लें, आपने वो तो चुने, खुद नहीं चुने ना उन्होंने। जी सर। फॉर इन्फॉर्मेशन, अकबर बादशाह वाज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, उसने एक अच्छा काम किया था, मशीर अच्छे चुने। ठीक सर। उनकी बात सुनता था। ठीक सर। अगर किसी बात में कन्विंस होता तो चलता था साथ से। अगर आप मशीर गलत चुनते, कसूर आपका, मेरा तो नहीं है कसूर। कहते हैं इमरान खान साहब पैराशूटर्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब आप जो भी कह लीजिए, आप उनके सियासी नुक्ता नज़र से हटकर आप देखिए तो जो वज़ीर और मशीर चुने हैं उन्होंने, जो उनको पसंद हो लिए इन्होंने। अगर वो गलतियां कर रहे हैं, ये फैसले जब हो रहे हैं, कैबिनेट्स की मीटिंग में फैसले हो रहे हैं, अल्टीमेटली तो बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही द चीफ एग्जीक्यूटिव, और उन्हीं की जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि महंगाई फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं। ठीक सर। महंगाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम। ठीक सर। अच्छा, इंतजामिया का काम। अच्छा, उससे भी हटके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है ना जी। तो इमरान खान साहब को कह लीजिए उड़ते हुए तीर को पकड़ लिया उन्होंने अभी। सर ये भी तो कहा जाता है ना कि 2 सूबे भी प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं। दूसरी तरफ आइए, चूंकि 2 सूबे उनके पास हैं, इसलिए फेडरल गवर्नमेंट पे जोर पड़ता है। जी सर। सिंध गवर्नमेंट तो उनके पास नहीं है। जी सर। बलूचिस्तान में भी उनकी सो कॉल्ड हुकूमत नहीं है उनकी। ऐसे ही है। तो इशू ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जब आपने 18वीं तरमीम के बाद और ये महंगाई शंगाई सूबों को दे दी है, तो सूबों से पूछें आप लोग। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये हमारे पूरी जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है इसको रिफ्लेक्ट कर रही है सारे इसको। ठीक है जी। अभी क्या करना चाहिए? खान साहब को मशवरा दें, क्या करना चाहिए? मैं कौन होता जी मशवरा देने वाला? मैं आज ऑर्डिनरी रिटायर आदमी हूँ। खान साहब बेहतर समझते हैं, उनको बेहतरीन एडवाइस हासिल है। अगर दिस इज द बेस्ट एडवाइस इन पाकिस्तान देन वी आर डूइंग। एक्चुअली देखिए, आपके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं ना, ये आज के नहीं है ये, ठीक है। और अगर इमरान साहब हुकूमत में आते हुए उनको अपने इकोनॉमिक रियल इश्यूज का पता नहीं था, और उनकी जो फैसला साजी में अभी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था, तो मैं कहता हूँ कि अभी एस्पायर अगर आप करते पता होना चाहिए आपको। जो आपके रियल इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो इतने गंभीर हैं कि उससे आप क्या करें इसको देखिए। आपने दुनिया से कर्जे लिए हुए हैं, ओवर 100 बिलियन से ज़्यादा आपके कर्जे। ऐसे
हम जैसे लोग, हम तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस लोगों से हमने बात की, जो सीखने की कोशिश की, एक लेवल से बढ़कर जब कर्जे आपके बढ़ जाते हैं तो मुल्क इंसॉल्वेंट हो जाता है आपका। लेकिन सर आपके बारे में मल्टी टैलेंटेड भी कहा जाता है। आप एंकर्स से ज़्यादा प्रोग्राम तो आप टीवी चैनल्स पे करते हैं सर। इकोनॉमी पे बात करनी हो, सियासत पे करनी हो, दिफा पे करनी हो। नहीं समझ आया ना, फौजी आदमी इकोनॉमी इतनी 500 से शुरू हुई थी हमारी इकोनॉमी, टोटल तनख्वाह थी मेरी। ठीक सर। तो मैं ओवरऑल सिचुएशन की बात करते हैं कि ओवरऑल पीरियड जो हमने कर्ज ले लिया, ये जनरल, ये अंडरस्टूड प्रिंसिपल है। और आपने बाहर का कर्जा ले लिया, पाकिस्तान के अंदर से भी कर्जा ले लिया। सर कहते हैं कि इस हुकूमत के ये 3 साल के अंदर 10 साल पीछे चला गया पाकिस्तान। एग्री करते हैं? इन टर्म्स ऑफ नहीं, इस हुकूमत को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इस हुकूमत की जो इनिशियल फैसला साजी थी ना, उसमें कमजोरियां थी इसमें। लेकिन आप इस हुकूमत को क्रेडिट दें, एक चीज़ का क्रेडिट दें। मैं कल भी जो स्टेट बैंक के गवर्नर की बात सुन रहा था, इस हुकूमत ने स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया। ठीक है, विच गोज अलॉट। इस हुकूमत के लिए मजबूरी यह थी कि एक पैकेज इनको मिला हुआ था, उसको गले में पड़ा हुआ ढोल बजाना था। इस हुकूमत ने बात किए बगैर IPPs के मसले को हल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के साथ पिछली सदी में 2 बड़े पाकिस्तान पे डाके पड़े हैं। एक तो जो आपने नेशनलाइज किया, अपनी इंडस्ट्री तबाह कर दी अपनी, उसके बाद जो एक ट्रेड चली रुक गई आपकी, उसके बाद आपकी इकॉनमी को संभलने में बड़ा टाइम लगा, बड़ा टाइम समझी नहीं। दूसरा, जब आपने IPPs का दौर आया ना, ये अगर कब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज बिजली की कीमत जिस लेवल पे जा पहुंची है जी, ये IPPs को ला के आपने जो किया, बिजली आपको चाहिए थी, IPPs की जरूरत थी, IPPs को लेके आना वाज अ गुड डिसीजन। लेकिन उनके साथ जो कॉन्टेक्ट है पाकिस्तान के बदतरीन कॉन्टेक्ट जी, समझा जाता है बिल्कुल। इसी तरह से LNG का देख लें आप, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कितना बड़ा जुल्म किया, फ्रॉड किया सर। अब इन सारे कोई घोले में ढोल तो इमरान खान साहब को पड़ गया, उनको बजाना पड़ रहा है उसमें। इसको बजाने के जो, जिसको मैनेज करने का था ना, दैट इज वेयर दे हैव फॉल्टेड। ठीक है, आपने संभल जाएंगे सर, अल्लाह करे संभल जाएंगे, क्योंकि उसमें हमारी तो बचत उसी में है। हम तो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से हैं, सब कुछ पाकिस्तान में है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। नहीं, मेरा उम्मीद है कि निकल जाएगा, क्योंकि इस लेवल बड़े अच्छे काम भी हो रहे हैं, आप देखिए ना। लेकिन सर उन अच्छे कामों का एक आम आदमी को, रेडी वाले को, नाई को, हलवाई को, आम आदमी जो मजदूर है सर, उसको तो उस चीज से नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ, ये दिस इज वेयर द मैनेजमेंट इज। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त वो है जो गरीब तबका है, जो मिडिल मैन है, जो बेचारा लेके आता 800-700 या सफेद पोस्ट लोग जो हैं, उन लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करना सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये बननी चाहिए स्टेट की। लेकिन वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, सियासत, मुझे क्या कहा। स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़, शहरी का जान माल का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट की जिम्मेदारी, उसकी सेहत, उसकी तालीम, उसको खुराक स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ सर ये जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर काम ही नहीं होता। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने आइन तो आपके आम मुझे बचाने था गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उसी आइन के सहारा लेकर मुझे रगड़ दी जा रही है। तो किस किस्म का आइन है आपका ये? देखिए, मेरी बात आपको शायद पसंद ना आए और आपके नाज़रीन को पसंद नहीं आएगी। डेमोक्रेसी इंसानी के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड है ये डेमोक्रेसी। सर ये देखें, ये एक बड़ी हार्श और बड़ी स्टेटमेंट है कि आप जमहूरियत, डेमोक्रेसी फिर क्या होना चाहिए? आप देख लीजिए डेमोक्रेसी जहाँ भी है आपकी। ठीक सर। इन एनी केस देखिए, इंसान जो मैन मेड सिस्टम है ना, उनकी एक लाइफ है उनकी, उन्हें अपनी लाइफ के बाद उन्हें ख़त्म हो ही जाना जी, ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है डेमोक्रेसी तो फौत हो गई हुई है। चाहे अमेरिका देख लीजिए आप। इसका ये मतलब हुआ कि चलाने वाले लोग बैठे हुए थे? ये नहीं, कुछ लोग आपकी स्टेटमेंट से ये तासुर भी लेंगे ना कि जनरल साहब ये कह रहे हैं। देखिए, मेरे ज़ाती राय इसलिए है कि आप जो अमेरिका में इस इलेक्शन में जो हुआ, ज़ाती राय सर देख के होता है ना, आप माजी देखते हैं अपना। माजी भी देख रहा हूँ मैं, जो दुनिया में हो रहा है ये भी देख रहा हूँ मैं, अमेरिका को देख रहा हूँ ना। सबसे बड़ी वर्किंग डेमोक्रेसी वही थी ना। जी, ऐसे ही है, हमारे लिए वही अमेरिका ही सब कुछ था। क्या हुआ अमेरिका में, आप देखिए इलेक्शन में डेमोक्रेसी तबाह हो गई है। ठीक है, वो उसको ट्रंप को लेके आना, ये डेमोक्रेसी नहीं थी। तो आप जो ट्रंप को हटाना चाहिए डेमोक्रेसी नहीं सर। नो, आप क्या ख्याल है अमेरिका में फैसले कौन करता है वहाँ? बस वो जाहिर है बैठे हुए हैं अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट। अब हैरान कौन होंगे, जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट है उसको पता लीड कौन कर रहा है? अब बताइए मुझे, लेट्स मी आस्क यू दिस क्वेश्चन।
सर अब मसला ये है कि हम बात करेंगे तो वो दायरे में आ जाएंगे ना। किस दायरे में आएंगे? मैं भारत सर की बात भारत कर जो रहा हूँ। है, सर भारत के अंदर भी तो सारे चलाने वाले वही लोग बैठे हैं ना, जो फौज है। मैं बताइए, भारत की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ब्राह्मण ज़ायनिस्ट लीड कर रहा है। अच्छा, जी, ब्राह्मण ज़ायनिस्ट लीड कर रहा है, जिसकी वजह से आप देख लिए आहिस्ता आहिस्ता जो एक सो कॉल्ड सेकुलरिज्म था वो हिंदू स्टेट बन गई है। ठीक है हिंदू स्टेट में सर, हिंदुत्व तो भी खत्म हो जाएगी ना इसके साथ साथ। हिंदू स्टेट बन गई है। हिंदू जो है वो ब्राह्मण ज़ायनिस्ट जो है वो इस वक्त टॉप पे है, वो रूल कर रहा है इस वक्त। जितनी बड़ा पैसा है भारत का वो उनके कंट्रोल में है। जी जी, इसी तरह वो उन्होंने एफर्ट करके आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी तक लेके आए। एक उन्होंने सॉफ्ट फेस दिखाया जो आप देखें हम बड़े इम्प्रेस हो गए थे, हालांकि उस वक्त सबसे बड़ा गलत हुआ इसका। आज मोदी साहब को लेकर आ गए स्टॉक टोटली, आप देख लीजिए। इसी तरह अमेरिका में जो कहते हैं ना बाइबल बेल्ट जिसको आप कहते हैं जी, क्रिश्चियनिटी, हाँ बिल्कुल है, जो एक बड़ा मजबूत और उनका क्रिश्चियन ज़ायनिज्म जो बिल्कुल वो ठोस, हाँ ऐसे। आपको मैं क्या बात कहूँ, बताइए सर ये जो आपने बात की है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सुनने वाला बड़ा वो होता है, देखने वाला कई दफ़ा हमसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो रख रहा होता है। ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। वो मेरा ख्याल है इस चीज़ को जो आपने बात की है कि जमहूरियत जब होती है तो ये सबसे बड़ा जुल्म हो रहा होता है आवाम के। किससे बात करूँ आप मुझे बताइए ना कि अब भी अमेरिका में क्या शोर मचा हुआ है, दुनिया क्या शोर मचा रही है कि जो वैक्सीन बन रहा है आपका कोविड इज द लेटेस्ट उसमें, कि कोविड के दौर में ये जो बिलियनर्स थे, जो टॉप बिलियनर्स, ये नहीं कि इसमें 1-2 बिलियन वाले, उनको तो बिलियन कोई गिनता ही नहीं ना, जिनके 10-20 बिलियन से ज़्यादा थे वो तो कहीं से कहीं पहुंच गए इसमें। ये डेमोक्रेसी आपकी। अच्छा सर, सियासत और ये बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरे मुल्कों को भी हमने डिस्कस किया, अब थोड़ा सा लाइटर वे में। सर आपने कहा था एक दफ़ा, हमने आपसे सॉर्ट लिया था, आपने कहा था कि नेचर की तरफ आना चाहिए, ऑर्गेनिटी जो है, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो जितना भी हमें नेचुरल रहने की आदत हो। तो सर आज जिस ऑफिस में बैठे हैं सर, जिस स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, ये सर नेचर का एक हमने बनाया है कि जी इसमें हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स दिए हैं। आप जब बचपन था, जब आपको वो चीज़ें अब यहाँ आके इस माहौल में मिलती हैं तो कैसा लगता है कि जी नेचुरल चीज़ें मिल रही हैं? देखिए, बैक टू नेचर तो मेरा ख्याल है ये हम बहुत सफ़र करके आके दुनिया उधर से वापस चले गई है, हम उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक सर। दुनिया अपने ख़ानदानों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, अपने ख़ानदानों को हम कमज़ोर करते जा रहे हैं। फैमिली टाइज की बात करें, दुनिया ये जो प्रोसेस्ड फूड है से जान छुड़ा रही है, हम प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं। अपनी सेहत कौम की भी ख़राब कर रहे हैं, अपनी भी ख़राब कर रहे हैं, और अगर बेसिक सेहत ख़राब होगी ना आप कुछ कर सकते हैं मेडिकल सब। तो प्योर फॉर्म में खाना, जो भी चीज़ आपकी है वो जितना प्योर आपको मिल सकता है। आपकी सेहत का राज प्योरिटी है? मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस उम्र में भी एक्टिव रखा हुआ है। मेरे चाचा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी चंद दिन पहले जो वफ़ात हुई है, ही वाज अबाउट 100 और इन कंट्रोल ऑफ हिज फैकल्टीज टोटली। उनको अस्पताल में गुस्सा सिर्फ ये था, नर्सों से लड़ रहे थे मुझे हुक्का पीने क्यों एक्चुअली यानी कि नेचुरल आदमी थे, बिल्कुल वो बिल्कुल प्योर गांव वाले और देहात वाले। तो वो आप जितना प्योर, मैं अपने बच्चों से, मेरे बच्चों के बच्चे हैं माशाल्लाह, तो मैं उनसे मिन्नतें करते रहता हूँ, खुदा का खौफ करो यार, ये बाजारों से जो लेके आते हो मत। मैं पता नहीं कितने एफर्ट करके आपके लिए हम प्योर खाना लेके आते हैं। वो एक दफ़ा देसी चिकन बना कर दे दिया तो इतना नाक में चढ़ा रहे थे। मेरी छोटी नवासी है, बड़ी नक चढ़ी है, मेरी बड़ी खाती है। तो उन्होंने कहा ये बेटा मैं क्या खिला रहे हैं आप, ये तो स्मेल आ रही है। मेरी माँ बनी। सर आपके बारे में हमने थोड़ी सी रिसर्च की है, थोड़ी सी कोशिश की है, वो तफ्तीश कह लें कि हमने वो किया है निकालने का कि आप एक टाइम खाना खाते हैं सर। देखो खाना उतना नहीं खा सकता हूँ जितना मैं उसको सेटल कर सकता हूँ, तो ज़्यादा खाना खा के तो नहीं, कोई ना कोई सर आपने कोई वजह तो होगी ना कि एक टाइम। ये कब से सेट किया सर फॉर्मूला कि एक टाइम खाना से मेरा ये खाना काफ़ी से मैं दिन को थोड़ा बहुत ये है कि लेता रहता हूँ, लेकिन एक वक्त खाना खा के बस ठीक कंफर्टेबल रहता है इंसान उसका। और वैसे भी आपकी ज़्यादा खाना तो आपकी सेहत का राज नहीं है, अच्छा खाना सेहत के राज है। अच्छा आपकी क्वालिटी फूड होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिस तरह आप नेचर का कर रहे हैं चिल्तन फूड्स का। मेरी बड़ी खुशी है आप ये काम कर रहे हैं, बच्चों की तरफ लेके आइए। सादा खाना
आप ये सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ जो होती है वो उस प्रोसेस से बनी होती है, खाद से पाक होती है, फिर उसको उस मशीनों में बनाया जाता है जिनमें उसको हीट न दी जाए। हीट देने से आपको पता है, जिस तरह आटे की बात कर रहे हैं, हम आटे का काम कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ा वो हीट जो है वो बड़ा करती है। चक्की वाला आटा जो होता है ना, वो जो हाई स्पीड जब भी करेंगे आप उसको वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी। तो सर गरीब आदमी जो है इस वक्त, उसका भी तो कोई हक बनता है ना, वो भी नेचुरल चीज़ें खाए। वो भी जो देहाती इलाके हैं वहाँ तो बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ, फ्रूट्स या इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, दूध मिल जाता है, मक्खन घी मिल जाता है। लेकिन जो शहरी इलाके हैं हमारे जितने भी हैं, वहाँ पे सर हमें बड़ा मुश्किल पेश आती है। जो गरीब लोग हैं वो क्या करें? देखिए, एक तो जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेटली ज़्यादा है उससे, और जब इसकी ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अफोर्डेबिलिटी उसके लिए नहीं होगी, उसको तो जो सस्ती तरीन चीज़ मिलेगी वो भी खाएगा इसका। दिस इज वे मैं कह रहा हूँ, जो आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, हम गरीब की बात करते हैं, उस बेचारे को आप खाना, सेहत, तालीम का तो बंदोबस्त करके देना उसका। ठीक है, आप उसका ये बंदोबस्त करके दें। उसकी बात बड़े बड़े हमारे लीडर जो गुजरे सबसे बात की, किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि जो पैदा हुए अरबपति खानदान में हुए, उनको कैसे पता चलेगा गरीब आदमी की क्या चीज़ है। ठीक है, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है, उनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो ऑटोमेटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। सर 70 साल में कोई एक लीडर, कायद आज़म के बाद, ये तो 70 साल से पहले थे सर। नो कमेंट। पाकिस्तान को लीडर नहीं मिले। ज़रूरत है सर, इस वक्त मौजूद हैं, निशानदेही डेफिनेटली। देखिए, 22 करोड़ की कौम है ये। 22 करोड़ आप पाकिस्तान को इतना मामूली मत समझिए। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ते बात करते हैं प्लीज। पाकिस्तान में देखिए, जैसे पाकिस्तान बना है, हमारी खूबसूरती ये है कि हम नॉर्थ से साउथ एक लैंग्वेज समझते हैं जी, एक किस्म का ड्रेस पहनते हैं जी, एक किस्म के खाने खाते हैं। आप ये बताइए कि ये कहाँ, कितने मुल्कों में ये है? फिर आप पाकिस्तान में कहते हैं पॉवर्टी, ओके फाइन, एक्सेप्ट दैट। 50% को निकाल दें बिलो पॉवर्टी लाइन, 10-20% और जो निकाल दें जो पॉवर्टी लाइन कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे, उनको भी निकाल दें आप। 30% जो आपकी आबादी है वो तो ठीक काम कर रही है ना। अब 30% आबादी का अंदाज़ा करें कितनी है, अभी 6 करोड़ बनती है। 6 करोड़ पाकिस्तानी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट की आबादी 6 करोड़ नहीं है, ऐसे ही है। तो आप ये देख लीजिए, तो पाकिस्तान मामूली मुल्क है। यही पाकिस्तान आपका पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद न्यूक्लियर पावर बना है। आज भी हम अपने आप को जितना मर्जी गाली दे दें, दुनिया देख रहा है कि एक इस्लामी एटमी रियासत जोग्राफियाई तौर पर एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जो हर एक के रास्ते की चट्टान है। ऐसे ही हर एक के रास्ते की चट्टान है। इस्लाम की ताकत भी है हमारी, अल्लाह का इस्लामी मुल्क है ना भाई। दुनिया तो मैं यही देखती है ना, जब 90s में कम्युनिज्म को शिकस्त दी थी, उसके बाद उनको था कि कौन है हमारा दुश्मन, इस्लाम। हमें इतराज़ हो सकते हैं, उनको इतराज़ नहीं, उन्होंने तो ख़त्म करना है। ये हमारे खिलाफ एक, ये हमारी स्ट्रेंथ हो सकती थी, हम उससे कमजोरी बना के बैठ गए इसको। इसी जोग्राफिया आपकी स्ट्रेंथ है, उसको आपने कमजोरी बना लिया अपने लिए, कमजोरी वैसे। तो वह पाकिस्तान मामूली मुल्क नहीं है। पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम की बहुत, अल्लाह ताला ने इंतहाई ताकतवर इसको एक कौम बनाई है। मैं जब कहता हूँ लीडरशिप नहीं मिला, तो मेरा ख्याल स्टैंडर्ड मैंने बहुत वो देखा है, मैं कायद आज़म की उससे देखता हूँ मैं सारा। वह लीडर्स थे हमारे हर एक की अपनी, हम उनको इंसान फरिश्ते के तौर पे ना देखें, इंसान के तौर पे देखें। तो खूबियाँ भी थी, खामियाँ भी थी। उसमें अयूब खान साहब थे, बड़ा काम किया उन्होंने। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो आया, उन्होंने बड़ा काम किया। उसके बाद ज़ाला का, उन्होंने बड़ा काम किया। तो सब ने अपने अपने हिस्सा डाला है इस मुल्क को अच्छा बनाने में, जो अच्छाइयाँ उसमें भी और जो खराबियाँ उसमें भी, बर्बाद करने में भी। तो हम उसकी जो खराबियाँ हैं ना, उसकी जिम्मेदारी जिसने कबूल करना शुरू कर देंगे ना, आप देखिएगा। और जो हमारे लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उनको हम फरिश्तों से उठा के इंसान पे लेके आ जाएंगे, तो आपको लीडर भी मिलना शुरू हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। लीडर्स हैं पाकिस्तान में अच्छे। ठीक, यानी कि हमें उन लोगों को वो हरफ़े आखिर नहीं समझ लेना चाहिए कि जी यही सब कुछ है। सर बहुत शुक्रिया आज के सेशन का सर, बड़ा अच्छा लगा हमें। बड़ा जो क्या मैंने आप पहले जो अपने इंट्रो में बात की है कि एनर्जी बूस्टर, यानी कि बड़ी एनर्जी मिली है सर आपके आने से। हौसला अफजाई होती है सर, जब कोई काम कर रहे होते हैं तो बड़े हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो हमें खुशी होती है।
सर बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम आइंदा भी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। और ऑर्गेनिक की जो बात की है सर ने कि नेचर की तरफ आना चाहिए हमें सबको, जितना जो अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर करे, हमारे चिल्तन की प्रोडक्ट्स यूज़ करे। अगर कोई इसमें थोड़ा सा नहीं अफोर्ड कर सकता, हमसे रब्ता ज़रूर करे, उसकी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक हम चीज़ें इंशाल्लाह वो भी पैकेज बना के देंगे। आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।